नेपाल की सीमा से सटा सुपौल लोकसभा क्षेत्र बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से बेहद खास सीट है। सुपौल का संसदीय राजनीति का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र से चुने गए नेताओं ने देश की सियासत में अपनी खास जगह बनाई है। सुपौल लोकसभा सीट का गठन जब हो रहा था, उस समय कुशहा त्रासदी को लेकर दुनिया भर की नज़र सुपौल पर पड़ी थी। तब से सुपौल सियासी गलियारे में भी चर्चा का विषय बन गया। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सुपौल लोकसभा सीट की। सुपौल की सीमा एक तरफ जहां सीमांचल से लगती है, तो दूसरी तरफ मिथिलांचल से भी लगती है। यही कारण है कि इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। यह प्राचीन काल में मिथिला राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसे पौराणिक समय में मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता था। बाद में इस क्षेत्र पर मगध तथा मुगल सम्राटों ने भी राज किया। ब्रिटिश काल में सुपौल का प्रशासनिक और सामरिक महत्व देखते हुए 1870 में इसे अनुमंडल का दर्जा दिया गया। अनुमंडल बनने के करीब 121 वर्षों के बाद सुपौल को 1991 में जिला बनाया गया। सुपौल का इतिहास गौरवशाली रहा है। छोटे छोटे राजाओं के दौर में सुपौल जिले में भी कई राजाओं की अपनी गढ़ी हुआ करती थी। गणपतगंज स्थित राजा के किला का अवशेष सुपौल में अब भी मौजूद है। इन राजाओं के नाम पर ही गणपतगंज, नरपतगंज और सुरपतगंज का नामकरण हुआ है। धार्मिक धरोहरों के मामले में सुपौल जिले की अपनी अलग ख्याति है। जिले में स्थित वन दुर्गा मंदिर, भीमशंकर महादेव, तिलेश्वर महादेव, वरदराज पेरुमल आदि लोगों की आस्था से जुड़े हैं। पड़ोसी देश नेपाल तक के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। जनता को लगभग साल भर पहले ही समर्पित हुआ वरदराज पेरुमल नामक देवस्थानम दक्षिण भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है और यह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शक्ति के उपासक वीर लोरिक मनियार की कर्मस्थली भी सुपौल जिला ही है। कुशहा त्रासदी के बाद जब शासन का ध्यान इस जिले पर गया, तो जिले में सड़कों का जाल बिछा। कोसी के कोप से बचाने के लिए कोसी महासेतु के पास गाइड बांध भी बनाया गया। 4 लेन और गाइड बांध के बीच कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसे सीपेज एरिया कहा जाता है। इस एरिया में सालों भर पानी रहता है। जिले में यह एक ऐसी जगह है जिसे सजाया और संवारा गया तो आने वाले दिनों में यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इतना ही नहीं, मछली उत्पादन के साथ साथ पर्यटन के बलबूते इलाके में समृद्धि भी आ सकती है। नेपाल से सटे होने के कारण सुपौल जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के मामले में सुपौल जिले का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। बावजूद इसके इच्छा शक्ति के अभाव में यह इलाका अब तक पर्यटन के नक्शे से गायब है। वर्ष 2008 में भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सुपौल संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। सुपौल लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनाव वर्ष 2009 में हुआ, जिसमें इस क्षेत्र में प्रथम सांसद बनने का गौरव जदयू के विश्वमोहन कुमार को मिला। बताते चलें कि स्वतंत्र लोकसभा क्षेत्र बनने से ठीक पहले 2008 में जिले का लगभग आधा से अधिक भाग कुशहा त्रासदी की मार झेल रहा था। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में दूसरी बार वर्ष 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रंजीत रंजन ने जदयू के प्रत्याशी दिलेश्वर कामत को पराजित किया था। उस समय सुपौल लोकसभा के अलावा आसपास के क्षेत्रों में मोदी के नाम की लहर चल रही थी। बावजूद इसके रंजीत रंजन ने सुपौल पर कब्जा जमाया। 2019 में जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के हाथों कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें कांग्रेस द्वारा राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। तो इस समय जदयू नेता दिलेश्वर कामत अभी सुपौल के सांसद हैं। सुपौल लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: निर्मली, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, सिंहेश्वर और पिपरा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा है। सुपौल बिहार के सबसे पिछड़े और अविकसित जिलों में से एक रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का दंश यहाँ के लोग बरसों से झेल रहे हैं। कोसी नदी में हर साल आने वाली बाढ़ भारी तबाही मचाती है। गेहूं, दलहन और तेलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध सुपौल में कृषि आधारित एक भी उद्योग नहीं है।
रेल सेवा का विकास इस क्षेत्र में नहीं के बराबर है। हर साल बाढ़ और सुखाड़ झेल रहे किसानों की हालत दयनीय है। स्वतंत्र लोकसभा सीट होने का लाभ यहाँ की जनता को कभी नहीं मिला। वर्ष 2008 में बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी ने जो तबाही मचाई, उससे यह क्षेत्र आज तक नहीं उबर पाया है। नेपाल के करीब होने की वजह से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सुपौल में हर मुद्दों पर जातीय गोलबंदी हावी है। जातीय समीकरण की बात करें तो मोटे अनुमान के तौर पर यहाँ सबसे अधिक संख्या यादवों की है। यादवों के बाद सबसे अधिक वोटर मुस्लिम समुदाय के हैं। जातीय गणना की आंकड़े जारी होने के बाद भी अभी तक क्षेत्रवार जातियों का कोई स्पष्ट आंकड़ा हमारे सामने नहीं है। हम जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये वही आंकड़े हैं जिनके आधार पर राजनीतिक दल अपनी सियासी गोटी बैठाते रहे हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं सुपौल में कैसा है जातीय ताना बाना। सुपौल में लगभग 3,15,000 यादव वोटर हैं, तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3 लाख के आसपास है। सुपौल में सवर्ण वोटरों में 1,25,000 ब्राह्मण, 60,000 राजपूत और 30,000 भूमिहार वोटर हैं। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में वैश्य मतदाता 1,30,000 हैं, तो धानुक और केवट 2 लाख से अधिक और कुशवाहा वोटरों की संख्या लगभग 1,36,000 है। इसी तरह सुपौल में 2,96,000 दलित मतदाता हैं, तो अन्य अति पिछड़ा वोटर 1,90,000 है। सुपौल में कुछ आदिवासी वोटर भी हैं जिनकी संख्या 9,000 के आसपास है। सुपौल लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18 लाख है। जातीय समीकरण की बात करें तो विनिंग फैक्टर के तौर पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं की गिनती हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका अहम किरदार देखने को मिलता रहा है। इसके अलावा ओबीसी और दलित महादलित मतदाता भी सियासी फिजा बदलते रहे हैं। बहरहाल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के दबदबे वाले इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, तो वैश्य, धानुक, कुशवाहा और केवटों की गोलबंदी हुई तो ये भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो सुपौल में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी जातीय गोलबंदी और जोड़ तोड़ में जुट गई है। हर पार्टी ऐसे योद्धा की तलाश में है जो सुपौल के महासमर में कमाल कर सके। तो आइए एक नज़र डालते हैं कौन होगा किस दल का योद्धा। जाहिर है सुपौल से मौजूदा सांसद दिलेश्वर कामत सांसद हैं, तो महागठबंधन में इस सीट पर सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी जदयू के दिलेश्वर कामत की ही है। दिलेश्वर कामत की केवट जाति में मजबूत पकड़ है। इसके अलावा दलितों महादलितों से भी उनको उम्मीद है। महागठबंधन में होने के कारण MY समीकरण पर तो भरोसा है ही। ऐसे में दिलेश्वर कामत की दावेदारी मजबूत दिखती है, लेकिन ये सब तब संभव होगा जब महागठबंधन में जदयू के खाते में यह सीट गई। अगर महागठबंधन में किसी दूसरे को यह सीट जाती है तो समीकरण के साथ में मोदी को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार के कामकाज के आधार पर भी जन समर्थन की आशा है। बताते चलें कि सुपौल में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन 2014 में सांसद रह चुकी हैं। पिछले बार 2019 में भी वो चुनाव लड़ी थीं, लेकिन शिकस्त झेलनी पड़ी थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार रंजीत रंजन सुपौल का ताज अपने बेटे के सर पर रखना चाहती हैं। कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन फिलहाल राज्यसभा में हैं। ऐसे में पप्पू यादव और रंजीत रंजन सुपौल पर कब्जे के लिए अपने बेटे सार्थक रंजन को मैदान में उतार सकते हैं। सार्थक के साथ कुछ अनुकूल सियासी बातें दिख रही हैं। क्षेत्र में उनको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। युवा हैं और लोकप्रिय माता पिता के बेटे हैं। इसके साथ रंजीत रंजन को MY समीकरण पर भरोसा है। महागठबंधन में होने के कारण अन्य जातियों का वोट भी उन्हें मिलने की संभावना है। चूंकि रंजीत रंजन का दावा है कि उन्हें सवर्ण वोटर भी वोट करते हैं, तो जातीय जनगणना के बाद अति पिछड़ों के वोट पर भी वो दावा करती हैं। ऐसे में उनकी और उनके पति की लोकप्रियता और जातीय समीकरण के आधार पर 2024 में युवा सार्थक की राह आसान हो सकती है। लेकिन अगर पप्पू यादव को महागठबंधन से पूर्णिया की सीट मिलती है तो वैसी परिस्थिति में सार्थक की दावेदारी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। वैसे सुपौल में कांग्रेस से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की भी चर्चा जोरों पर है।
वहीं पिपरा के पूर्व राजद विधायक यदुवंश यादव के नाम की भी सुपौल संसदीय क्षेत्र में खूब चर्चा चल रही है। लेकिन राजद, जदयू और कांग्रेस का गठजोड़ भले हो, लेकिन सुपौल की राजनीति में नीतीश के सबसे खास मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव का दखल जरूर देखने को मिल सकता है। भले वो लोकसभा का चुनाव न लड़ें, लेकिन महागठबंधन के टिकट के बंटवारे में ताकत दिखाने का दम जरूर रखते हैं। उधर एनडीए में छातापुर के भाजपा विधायक नीरज बबलू के नाम की चर्चा जोरों पर है। नीरज बबलू अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनकी तेज तर्रार युवा नेता की छवि है और हाल के दिनों में नीतीश कुमार और महागठबंधन पर लगातार हमलावर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि नीरज बबलू राजपूत जाति से हैं और सुपौल में राजपूत वोटरों की संख्या बहुत कम है। लेकिन नीरज बबलू को सवर्ण वोटों पर भरोसा है और एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के वोटर जैसे वैश्य, धानुक, कुशवाहा अगर उन्हें साथ दें तो फिर बात जरूर बन सकती है। उधर भाजपा में कामेश्वर चौपाल को लेकर भी कानाफूसी है। कामेश्वर चौपाल 2014 में सुपौल से चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर रहे थे। चौपाल को वैश्य, सवर्ण और अति पिछड़ा वोटरों पर भरोसा है। इसके अलावा देश में छिड़ी राष्ट्रवाद और मोदी के कद का लाभ उन्हें मिल सकता है। भाजपा में उनका कद बहुत बड़ा है। एक बार तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठी थी। कामेश्वर चौपाल का नाम तब पहली बार सुर्खियों में आया था जब 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था। उस शिलान्यास कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली शिला कामेश्वर चौपाल ने ही रखी थी। आपको बताते चलें कि फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में बिहार से भाजपा नेता कामेश्वर चौपाल को ही शामिल किया गया था। रोटी के साथ राम का नारा देने वाले कामेश्वर चौपाल ने ही 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए हुए शिलान्यास कार्यक्रम में पहली ईंट रखी थी। हालांकि हाल के दिनों में सुपौल संसदीय क्षेत्र में उनकी सक्रियता काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में यह कहना कि आगामी 2024 के चुनाव में वे पार्टी के उम्मीदवार होंगे थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन बिहार की राजनीति में महागठबंधन के सामने जो एनडीए का कुनबा बना है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद भी शामिल है और यह चर्चा जरूर चल रही है कि पिछड़ा अति पिछड़ा बहुल इस सीट पर उनकी पार्टी से उम्मीदवार भी उतर सकता है। सुपौल के रहने वाले भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी वैद्यनाथ मेहता रालोजद के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल सुपौल में 2024 के महासमर को लेकर हलचल तेज हो गई है। तमाम हलचलों के बाद भी मतदाता फिलहाल खामोश है। तो कोसी के कछार के महासमर में जातीय समीकरण ही परिणाम तय करेगा, क्योंकि अब तक यहाँ वोट और बेटी अपनी जाति को ही देने की परंपरा रही है। एक खास बात और है कि अंतिम समय में वोटों के ध्रुवीकरण से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो परिणाम में बड़ा उलटफेर संभव है। तो सुपौल के सियासी उलटफेर पर हमारी नज़र है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।